हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी न्यायिक साथियों को मेरा सुरेंद्र वर्मा का वेरी गुड मॉर्निंग। कल तक हम आईपीसी के 2 भागों को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आईपीसी के तीसरे भाग को शुरू करने वाले हैं। अब तक हमने आईपीसी की जो टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में जाना। आज से हम आईपीसी का जो हमारा बेयर एक्ट है उसकी विधिवत रूप से शुरुआत करने वाले हैं। तो आईपीसी के बेयर एक्ट के जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, जैसे ही बेयर एक्ट को हम खोलते हैं, हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है और उस चैप्टर का नाम है प्रस्तावना, भूमिका कह दूं, प्रिलिमिनरी कह दूं, प्रस्तावना कह दूं। और उस चैप्टर के अंदर आपको पता है हमने जब रेंज याद की थी कितने सेक्शन है भाई? 5 सेक्शन हैं। तो पहले चैप्टर के जो 5 सेक्शन हैं उनको आज हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1, कितने सेक्शन हैं? 1 से 5 नाम के सेक्शन हैं। और ये 5 सेक्शन जो हमें बताते हैं, मुख्य रूप से ये बताते हैं आईपीसी लागू कहाँ पे होगी और आईपीसी कहाँ पर लागू नहीं होगी। इन्हीं 2 बातों का वर्णन इन्हीं 5 सेक्शन के अंदर किया गया है। तो मैं इन 5 सेक्शन को ये बोल सकता हूँ कि ये 5 सेक्शन डिफाइन करते हैं कि आईपीसी की एप्लीकेबिलिटी जो है वो कहाँ पर है, एप्लीकेबल जो है आईपीसी कहाँ कहाँ पर है। और यदि एप्लीकेबिलिटी की बात करते हूं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक वो भाग जो ये कहता है कि आईपीसी कहां पर एप्लीकेबल है, कहां कहां पर आईपीसी लागू होगी, और दूसरा वो भाग जो ये कहता है कि आईपीसी कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, आईपीसी कहां कहां पर लागू होगी। और दूसरा भाग जो हमें ये बताएगा आईपीसी कहां पर लागू नहीं होगी, नॉट एप्लीकेबल। तो लागू होने की यदि हम बात करें, हम सेक्शन 1 से लेके यदि 4 नंबर तक सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन 1 से लेके 4 तक के अंदर जो बात बताई गई है वो हर बात ये कहती है कि आईपीसी कहाँ कहाँ पर लागू होगी। लेकिन सेक्शन नंबर 5 यदि हम पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है कि वो कौन कौन सी एरिया हैं जहाँ जहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। तो हम दोनों प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, आईपीसी कहाँ लागू होनी है, कहाँ लागू नहीं होनी है। लेकिन हम पहले उस भाग को देखेंगे जो ये बताता है कि आईपीसी यहाँ पर लागू नहीं होगी। यदि हमने वो देख लिया कहाँ कहाँ लागू नहीं होगी, बाकी हर जगह लागू होगी डेफिनेटली है। तो पहले हम सेक्शन 5 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम आईपीसी के बेयर एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास भी आईपीसी का बेयर एक्ट होगा। यदि आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट को खोल लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रोविजन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके अंदर लिखी गई हर एक बात, हर एक शब्द का मतलब जानने की कोशिश करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मुकम्मल करेंगे। तो सेक्शन 5 जो है आईपीसी का वो क्या कहता है, उसको डील करने के लिए आईपीसी का बेयर एक्ट खोलिए, उसके सेक्शन नंबर 5 पर जाइए। उसको मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। धारा नंबर 5 में लिखा हुआ है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। अर्थात ऐसे कुछ अधिनियम हैं, ऐसी कुछ विधियां हैं जहां पर इस अधिनियम का मतलब आईपीसी का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि सेम वही बात कि कुछ एक ऐसे एरियाज हैं, कुछ एक ऐसे अधिनियम हैं जहां पर आईपीसी हमारी लागू नहीं होगी, लागू नहीं होगी। तो वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आईपीसी लागू नहीं होती? यदि पूरी धारा को पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम में की गई कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाली किसी अधिनियम के उपबंधों पर या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात का जिक्र किया गया है किसी स्पेशल एक्ट पर। यदि कोई स्पेशल एक्ट है, विशेष विधि है, तो उस विशेष विधि के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी। दूसरा लिखा गया है कोई लोकल एक्ट यदि है, लोकल एक्ट या स्थानीय विधि, स्थानीय विधि के ऊपर भी आईपीसी लागू नहीं होनी। और तीसरी बात लिखी गई है भाई, यदि कोई विद्रोही है जिसको म्यूटिनी कहते हैं, विद्रोही कौन सा, जो भारतीय सेना से, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, वहां से क्या कर चुका हो भाई, विद्रोह कर चुका हो, या उसका भिगोड़ा है, डिजर्सन उसको कहते हैं, अभित्यजक, डिजर्सन या अभित्यजक।
भारतीय सेना से भागा हुआ कोई सिपाही है तो उनके बारे में आईपीसी लागू नहीं होगी। 3 जगह लिखी गई है। इनको यदि मैं मान लूँ ये दोनों ऑफेंस है तो एक ही बात है, आर्मी से रिलेटेड है भाई, या एयरफोर्स से रिलेटेड है, या हमारे जो नेवी है उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो अधिकारी हैं, या उनके जो सिपाही हैं, जो हमारे जवान हैं, उनसे रिलेटेड है। तो 3 बातें हमें देखने को मिली। कोई स्पेशल विधि बनी हुई है किसी बारे में, वहाँ पे आईपीसी लागू नहीं होगी। कोई लोकल एक्ट या स्थानीय विधि बनी हुई है कहीं पर, वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। और तीसरा क्या है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो प्रावधान हैं, उनके जो जवान हैं, उनके ऊपर भी आईपीसी लागू नहीं होगी। अब ध्यान से देखना एक बात, जब आपने पढ़ा स्पेशल विधि, जब आपने पढ़ा स्थानीय विधि, तो आपके माइंड के अंदर एक बात आनी चाहिए कि स्पेशल विधि किसे कहेंगे, स्थानीय विधि किसे कहेंगे। यदि हमारे माइंड के अंदर ये बात आती है तो हम वास्तव के अंदर सही दिशा के अंदर जा रही हैं। और यदि हमारे माइंड के अंदर ये बात नहीं आती कि स्पेशल विधि कौन सी है, हमने अपने हिसाब से कुछ सोच लिया, हमारे माइंड के अंदर ये बात नहीं है कि स्थानीय विधि कौन सी है, हमने अपने हिसाब से कुछ सोच लिया, तो हम हमारी तैयारी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तैयारी को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। कानून के अंदर यदि एक एक शब्द यदि लिखा हुआ है तो उसका स्पेसिफिक अर्थ है, और यदि कहीं पर कोई शब्द छोड़ा गया है तो वो भी इंटेंशनली छोड़ा गया है। हमने अपनी तरह से, अपनी तरफ से नहीं मान लेना कि ये छूट गया होगा। नए ही कानून के अंदर कुछ छूटा है और नए ही कानून के अंदर कुछ अपने आप जुड़ा है। जोड़ा गया है तो भी इंटेंशनली है, छोड़ा गया है तो भी इंटेंशनली है। और कानून के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं उनका मतलब वही है, हर जगह पर वही होगा। जब जब कानून पढ़ेंगे, जो कानून के अंदर समझाया गया है, हमने अपनी तरफ से उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं निकालना है। तो स्पेशल विधि को भी भारतीय दंड संहिता ने समझा रखा है, और इसी तरह से लोकल विधि को भी, जो डेफिनेशन वाला हमारा सेक्शन है ना, चैप्टर नंबर 2 6 से लेके 52A तक जो हमने चैप्टर पढ़ा था, रेंज याद की थी, उसमें क्या था भाई, जर्नल जो एक्सप्लेनेशन हमारी थी, उसके अंदर हमारे पास स्पेशल विधि के लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है और लोकल विधि के लिए प्रोविजन दिया गया है। यदि आप आईपीसी को ध्यान से देखो तो सेक्शन नंबर 41 पे जाके देखो, वहां पे क्या लिखा गया है हमारे पास, विशेष विधि क्या होती है। और सेक्शन नंबर 42 के ऊपर जाके देखो, वहां पर क्या लिखा गया है भाई, स्थानीय विधि क्या होती है। तो यदि हम सेक्शन 5 को समझना चाहते हैं तो हमें विशेष विधि के लिए सेक्शन 41 को भी समझना पड़ेगा और स्थानीय विधि के लिए सेक्शन 42 को भी समझना पड़ेगा। इनको समझे बिना हमारा सेक्शन 5 का जो ज्ञान है वो हमारे लिए क्या है भाई, अधूरा है। तो हम सेक्शन 41 और सेक्शन 42 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है, जल्दी से आईपीसी के अंदर सेक्शन 41 के ऊपर जानने की कोशिश करो, और उसको मैं पढ़ता हूं और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। क्या लिखा है भाई, विशेष विधि जो है वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। या विशेष विधि वो विधि है जो किसी स्पेशल एक्ट पर लागू हो। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना, आपने नाम सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा वाला आपने सुना होगा। आपने बच्चों के लिए अलग से पोक्सो एक्ट सुना होगा। ये ऐसे आपने बहुत से जो माइनर एक्ट हैं उनके नाम सुने होंगे। और पोक्सो एक्ट क्या है, वो एक स्पेशल सब्जेक्ट है, बच्चों का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। उसके लिए हमने क्या बना दिया भाई, उस सब्जेक्ट के लिए स्पेशल एक्ट हमने बना दिया। महिलाओं की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए उनको हमने क्या बना दिया, एक स्पेशल एक्ट बना दिया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को बचाने के लिए हमने एक स्पेशल एक्ट बना दिया। तो ये एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए हमने जो अलग से एक्ट बना दिए हैं, तो उन स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर केवल वही विधि लागू होगी। उसी जो एक्ट हमने नया बनाया है, उसी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। हमारे पास आईपीसी के प्रोविजन लागू नहीं होने वाले हैं। ये बात तो हमें कहता है ये। दूसरा क्या है, लोकल एक्ट या स्थानीय विधि क्या है। सेक्शन 42 के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। क्या लिखा है भाई, जो पूरे भारत में लागू नहीं होती, भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू होती है।
हम आईपीसी की बात करें, हम सीआरपीसी की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, मैरिज एक्ट की बात करें, तो ये ऐसे एक्ट हैं जो लगभग पूरे इंडिया के ऊपर लागू होते हैं। कोई एक आधी जगह छोड़ दी जाए, अब तो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होते थे, अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर लागू होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि कुछ राज्यों ने अपने हिसाब से संशोधन कर रखे हों, वो बहुत कम संशोधन है, माइनर संशोधन है। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी आईपीसी ही अलग है, हरियाणा के अंदर अलग बढ़ रहे हो, राजस्थान के अंदर अलग बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माइनर संशोधन हो सकते हैं जो स्टेट ने कर रखे हो, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर लागू हो रहे हैं यूनिवर्सली। लेकिन कुछ एक एक्ट ऐसे होते हैं जो स्पेशल उस स्टेट की कल्चर को देखते हुए, उस स्टेट के एरिया को देखते हुए, रीति रिवाज को देखते हुए बनाए जाते हैं, और वो एक्ट जो है केवल और केवल वहीं पर लागू होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आदिवासी लोगों, जो लोग हैं आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनके लिए अपने अलग स्पेशल रिवाज हैं, स्पेशल रीति रिवाज है, और उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो रूढ़ियां हैं, प्रथाएं हैं, उन्होंने ही कानून का रूप धारण कर लिया है। हम देखेंगे आगे कानून के सोर्स कौन कौन से होते हैं। उनके अंदर कानून का एक सोर्स ये भी होता है कि जो आपको प्राचीन प्रथाएं हैं, प्राचीन रूढ़ियां हैं, यदि उन्होंने कानून का फोर्स प्राप्त कर लिया है तो उसको भी कानून कहेंगे। वो बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे हमारे आम कानून एप्लीकेबल हैं। तो वहां पर मान लो आदिवासी इलाके के अंदर कोई स्पेशल प्रथा है, और उसके अकॉर्डिंग यदि वो कानून का रूप उसने धारण कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग यदि काम होता है, तो वहां पर वो कानून ही लागू होगा, वहां पर हमारी आईपीसी लागू नहीं होगी। उस स्थानीय एक्ट के तहत ही क्या किया जाएगा भाई, ट्रायल किया जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है, विद्रोही हो या अभित्यजक हो, म्यूटिनी हो या डिजर्सन हो, कहाँ का भाई, एयरफोर्स का, आर्मी का या नेवी का। यहां पर भी इनका जो ट्रायल होगा ना, उस ट्रायल के अंदर भी हमारी आईपीसी लागू नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, ध्यान से देखिए। यदि आर्मी पर्सन के ऊपर, नेवी के पर्सन के ऊपर और एयरफोर्स के पर्सन के ऊपर यदि आईपीसी लागू कर दी जाती है, तो उनका ट्रायल जो किया जाएगा वो सीआरपीसी के तहत किया जाएगा, ये आपने पढ़ा है। और यदि सीआरपीसी के तहत यदि ट्रायल किया जाएगा तो उनका ट्रायल हमारे जो आम क्रिमिनल कोर्ट हैं, चाहे एमजीएम कोर्ट हो, चाहे सीजीएम कोर्ट हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट जज हो, सेशन जज का कोर्ट हो, तो उन्हीं जज कोर्ट के अंदर उनका क्या किया जाएगा भाई, ट्रायल किया जाएगा। लेकिन आपको ये पता है, आर्मी हमारी है, एयरफोर्स हमारी है और नेवी जो है, ये हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इनके जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे बाहर नहीं आने चाहिए। यदि उनका ट्रायल, आर्मी के पर्सन का ट्रायल, एक जवान का ट्रायल यदि हम हमारे सिविलियन कोर्ट के अंदर करेंगे, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, गोपनीयता है, वो क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। उनकी गोपनीयता भंग नहीं हो, इनके लिए उनका ट्रायल हमारे सिविल कोर्ट के अंदर नहीं होता। उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, जिसको आप कहते हैं कोर्ट मार्शल, जिसका आप नाम आपने सुना होगा। वो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं, उनका वहां पे ट्रायल होता है। तो उनके ट्रायल को अपने सिविल कोर्ट से बचाने के लिए स्पेशल सेक्शन 5 के अंदर लिख दिया गया कि आर्मी का जवान यदि कोई किसी भी तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी, उसके ऊपर जो आर्मी के जो एक्ट स्पेशल बने हुए हैं वही लागू होंगे। तो यहां पर भी हमारे पास आईपीसी लागू नहीं होती है। जब मैं आपको रेंज बता रहा था, रेंज के बारे में समझा रहा था, तब मैंने आपको एक चैप्टर का जिक्र किया था भाई, चैप्टर नंबर 7। किसका जिक्र किया था, चैप्टर नंबर 7। यदि आपको याद आ रहा हो तो चैप्टर नंबर 7 किसके बारे में था, चैप्टर नंबर 7 था आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मेंबर के बारे में था। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये आपको याद आ रहा होगा। रेंज यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, 131 से लेके 140 तक था। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि आर्मी के लोगों के ऊपर हमारी आईपीसी लागू ही नहीं होती, एक तरफ आप पूरे का पूरा एक चैप्टर, पूरे के पूरे 10 सेक्शन ये बता रहे हो कि ये किससे रिलेटेड है भाई, आर्मी से रिलेटेड है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप दो अलग अलग बातें कैसे कह रहे हो, आपकी बातों के अंदर विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ तो आप, मैं कह रहा हूं आपसे, क्या कह रहा हूं कि एयरफोर्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर आईपीसी लागू ही नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा एक चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 7, 10 सेक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो डील करते हैं आर्मी से। तो ध्यान से देखना, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, और आज आपका ये होमवर्क है कि आपने घर जाकर इस चैप्टर के जो 10 सेक्शन है ना, उनकी केवल हेडिंग पढ़नी है। अंदर क्या लिखा है मत पढ़ना चाहिए, उनकी हेडिंग आप जरूर पढ़ना। जैसे ही आप उनकी हेडिंग पढ़ोगे आपको एक बात पता चलेगा कि चैप्टर 7 के अंदर जो ऑफेंस किया जा रहा है वो आर्मी के जवान के द्वारा नहीं किया जा रहा, वो ऑफेंस किया जा रहा है एक सिविल पर्सन के द्वारा, नॉन आर्मी मेंबर के द्वारा ऑफेंस किया जा रहा है। क्या ऑफेंस किया जा रहा है, कैसे है, उसकी बात करता हूं, लेकिन पहले आप नोट लगा के
लिख लो, जहां पर चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है वहां पर लिख लो नॉन आर्मी मेंबर द्वारा ऑफेंस, नॉन आर्मी मेंबर द्वारा ऑफेंस। तो इसके जितने भी आप सेक्शन पढ़ोगे ना, उसमें जो ऑफेंस किया जा रहा है नॉन आर्मी मेंबर के द्वारा किया जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब ऑफेंस नॉन आर्मी मेंबर के द्वारा किया जा रहा है तो इसका नाम ये क्यों रखा गया है भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में ये ऑफेंस है। तो ऑफेंस जो है ना वो तो बेशक नॉन आर्मी मेंबर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उस ऑफेंस का संबंध किससे है, आर्मी मैन से है। कैसे है, ध्यान से देखना। कल जब मैं आपको एक वो पढ़ा रहा था, कंसेप्ट पढ़ा रहा था कि जहां पर मेंसरिया हमारे लिए आवश्यक नहीं होती, उसमें मैंने बताया था सेकंड पार्ट के अंदर कि मेंसरिया का कोई विकल्प आ जाता है, या तो रस आ जाता है, उतावलापन आ जाता है, या नेग्लिजेंस आ जाता है हमारे पास। तो जब नेग्लिजेंस वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे एक ऑफेंस का जिक्र किया था कि यदि कोई सेना का भागा हुआ जवान आपकी जहाज के ऊपर है तो उस जहाज का कप्तान जिम्मेवार होगा। किसके लिए जिम्मेवार होगा, नेग्लिजेंसी उसने की है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी जहाज के ऊपर कौन कौन है। अब ध्यान से देखना, वो इसी चैप्टर का सेक्शन था हमारे पास। क्या वो जहाज का कप्तान है या नाव का नाविक जो है, क्या वो आर्मी का मेंबर है? जरूरी है क्या? नहीं ना। भी किसी भी जहाज के ऊपर XYZ कोई भी जहाज हो, भी आर्मी की जहाज की या नेवी की जहाज की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जहाज हो, XYZ कोई भी जहाज हो, यदि उस जहाज के ऊपर यदि आर्मी का भागा हुआ जवान है ना, तो भी उस जहाज का जो कप्तान है वो लापरवाही का दोषी पाया जाएगा, उसके पर 137 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वो जो जहाज का कप्तान है वो तो आर्मी मेंबर नहीं है ना, वो क्या था, एक सिविल पर्सन था, लेकिन उसने जो अपराध किया, लापरवाही का अपराध किया, वो किससे संबंधित था, आर्मी मैन से संबंधित था। इसी तरह से कि एक और एग्जांपल देखते हैं अपने। सपोज करो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, वो सेना के अंदर है और उसकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ कर दी गई है, लद्दाख कर दी गई है। एक दिन उसका आपके पास फोन आया और उसने आपको बताया भाई यार क्या यार, यहाँ की जिंदगी है ना नर्क जैसी जिंदगी है, न यहाँ पे पीने को पानी मिलता है, न यहाँ पे नहाने को पानी मिलता है, हमें तो 5-5 दिन हो जाते हैं, 7-7 दिन हो जाते हैं नहाए हुए, हम कपड़े नहीं धोते हैं, पहाड़ों से नीचे आते हैं तब जाके हम कपड़े धोते हैं, तब जाके हम नहाते हैं, पानी जो पीते हैं वो भी बर्फ को ठंडा किया जाता है, उसको गर्म करते हैं, हम बर्फ को पानी पिघलाते हैं और वो पानी हम पीते हैं। तो ऐसे बातों बातों के अंदर आके आपने कहा यार क्या यार तेरी जिंदगी है, कौन सी आर्मी तुझे नौकरी दे रही है, इतने रुपए के इतने कष्ट सह रहा है, तो छोड़ छाड़ के आया, अपने यहाँ पे बिजनेस करते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, या अपने तैयारी करते हैं RRGS की। आपने उस व्यक्ति को ये कहा और वो व्यक्ति आपकी बातों के अंदर आ गया, तो आपने जो ये कहा ना वो आपका एक्ट कहलाएगा। आपने उसको क्या किया, अबेट किया। आपने उसे क्या किया है भाई, अबेट किया है, दुष्प्रेरण किया है। चैप्टर 5 पूरे का पूरा चैप्टर हम इसके ऊपर पढ़ेंगे 106 से 120 सेक्शन के अंदर कि आपने उसे दुष्प्रेरित किया है। और वो व्यक्ति यदि आपकी बातों के अंदर आ गया और आपकी बातों के अंदर आके उस व्यक्ति ने आर्मी क्या कर दी भाई, छोड़ दी, भाग के आ गया आर्मी से, तो वो क्या हो गया, भगोड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसके ऊपर तो IPC लागू नहीं होगी, उसके ऊपर तो क्या लागू होगा भाई, जो आर्मी के एक्ट हैं वो लागू होंगे। लेकिन आपने जो अपराध किया है ना, आपने उसे भगाने के लिए दुष्प्रेरित किया था, उसका जिक्र कहां पर आता है, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के अंदर आता है। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो ऑफेंस है वो है तो आर्मी नेवी के पर्सन से संबंधित, लेकिन उनके द्वारा किए गए नहीं हैं। वो किसके द्वारा किए गए हैं भाई, नॉन आर्मी मेंबर के द्वारा या सिविलियन के द्वारा किए गए ऑफेंस है। तो जहां भी आप सेक्शन नंबर 5 आप पढ़ रहे हो तो सेक्शन नंबर 5 के पास आप लिख लो रीड विद चैप्टर 7। क्या लिखना है भाई, रीड विद चैप्टर 7। तो सेक्शन 5 जब आप पढ़ोगे, 5 पढ़ोगे तो आप सेक्शन 7 का भी, चैप्टर 7 का भी आपको जिक्र आएगा और वहां जाके आपने एक बार इसको जरूर रीड आउट करना है। इसी तरह जहां पर विशेष विधि लिखा गया है वहां पर आप लिख लो रीड विद सेक्शन 41 और जहां पर स्थानीय विधि लिखा गया है वहां पर आप लिख लो रीड विद सेक्शन 42। आपका जो बेयर एक्ट है ना, इस बेयर एक्ट को इस तरह से मुकम्मल बना दो कि केवल ये और ये ही आपके नोट्स हों। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत कम आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। केवल जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना यहाँ पे,
केवल आपको वो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, और जो जो मैं आपको नोट्स के अंदर लिखने के लिए कह रहा हूं आप वो बातें अपने नोट्स के अंदर लिखते जाइएगा। आप एक बार जब रिवीजन करोगे ना अपने नोट्स की, जब पूरा मैं आईपीसी करवा दूंगा, उसके बाद आप एक बार जब बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, आपका इस तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका पूरा मामला, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपको याद होता जा रहा है। क्योंकि हर एक लिंकिंग बात जिसका संबंध जहां से लेके जहां तक है, चाहे अपने इस एक्ट से है चाहे दूसरे एक्ट से है, जहां भी उसका संबंध है, हम हर एक उस बात को बड़े अच्छे से बड़ी सावधानी से उस जगह पे लिखते चले जाएंगे। जैसे ही सेक्शन 5 पढ़ेंगे 41 को भी हमें पढ़ना चाहिए, 42 को भी हमें पढ़ना चाहिए, और 31 से 131 से लेकर 140 तक को भी हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम पूरे डिटेल्ड रूप के अंदर उसको समझ सकें। हमें कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना, कल के लिए हमें नहीं छोड़ना कि मैं ये कह दूं यार ये पॉइंट जो है ये मुझे पता है वहां पर है, कल पढ़ लूंगा, नहीं, कल के लिए नहीं छोड़ना। आज सेक्शन पढ़ रहा हूं तो आज का आज मैंने उस सेक्शन को देखना है, अब सेक्शन पढ़ रहा हूं तो अब का अब मैंने उस सेक्शन को, चाहे मुझे दूसरे बेयर एक्ट के अंदर जाके देखना पड़े, मुझे देखना है, ताकि जितने भी बिखरे हुए सौदे हैं ना, सारे के सारा सामान मेरे पास एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाए और मेरी तैयारी इतनी स्ट्रांग हो जाए, एग्जामिनर चाहे मर्जी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो ये था मेरे पास सेक्शन 5, जिसमें हमने क्या जाना, आईपीसी लागू कहाँ कहाँ पे नहीं होती। अब हम आते हैं उस एरिया में जो हमें ये बताता है कि आईपीसी कहाँ कहाँ पर लागू होती है, और वो हमारे पास है सेक्शन 1 से लेके 5 तक। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट हमारा है वो पार्ट हमारा है इंडिया के अंदर आईपीसी लागू कहाँ कहाँ लागू होती है, और दूसरा पार्ट हमारा है इंडिया के बाहर आईपीसी कहाँ कहाँ लागू होती है। तो पहले पार्ट में मैं बोलता हूँ विद इन इंडिया, विद इन इंडिया या भारत के अंदर, और दूसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आउटसाइड ऑफ इंडिया। विद इन इंडिया के लिए हमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2, और इसी तरह से आउटसाइड ऑफ इंडिया के लिए भी यदि हम बात करता हूं तो भी हमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 1 निकालिए, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है। सेक्शन 1 में लिखा गया है हमारे पास, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, टाइटल एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसका नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, टेरिटरी का जिक्र किया गया एरिया का। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, हमें नाम पता है, इसका नाम क्या है भाई, भारतीय दंड संहिता इसका नाम है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य हमारे पास हुआ करता था, स्पेशल स्टेट हुआ करता था, उसको 2 पार्ट के अंदर बांट दिया गया था, और जम्मू कश्मीर अलग राज्य यूटी बना दिया गया था, और लद्दाख जो है अलग यूटी यथा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जो धारा 370 वहाँ लगी हुई थी उसको एक हिसाब से वह क्या कर दिया गया था, भी डिसेबल कर दिया गया था। जैसे ही धारा 370 वहां से डिसेबल होती है, प्रभावहीन की जाती है, वैसे ही जो ये प्रावधान है ना, जो हर एक्ट के अंदर हमारे लिखे गए हैं कि जम्मू कश्मीर के सिवाय पूरे इंडिया में, ये जम्मू कश्मीर के सिवाय वाली जो लाइन है ना, वो हर बेयर एक्ट से हट जाती है। अर्थात अब कोई सा भी बेयर एक्ट हमारे पास हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है, वो पूरे इंडिया के ऊपर लागू हो रहा है। ऐसा कोई इंडिया का भूभाग नहीं है जहां पर लागू नहीं होता। तो टेरिटरी के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे पहला तो क्या लिखा, भी नाम क्या है, नाम इसका है इंडियन पेनल कोड है। दूसरा, ये कहाँ लागू होगा भाई, संपूर्ण भारत के अंदर लागू होगा। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी, पूरे भारत के अंदर आईपीसी लागू होगी। और आईपीसी लागू कब हुई थी, ये कल भी मैंने आपको डेट बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, 1 जनवरी 1862। इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ ली जाती है प्री के अंदर, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, किसी न किसी बेयर एक्ट की डेट को पूछ ही लिया जाता है। अब हम जाते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 हमें क्या कहता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अर्थात अथवा नहीं। क्या कहना चाहता है ये सेक्शन, कि इंडिया के अंदर यदि कोई आप ऐसा कार्य करते हो या ऐसा लोप करते हो
जिस कार्य या लोप को अपराध माना गया है तो उस अपराध का दंड आपको आईपीसी के तहत ही मिलेगा। अर्थात सीधी सिंपल भाषा के अंदर मैं कह दूं, इंडिया के अंदर होने वाले हर अपराध को आईपीसी के अंदर कवर किया गया है। क्या बोल देता हूं मैं, इंडिया के अंदर होने वाला हर अपराध, भारत में होने वाला हर अपराध, उसको किसके तहत दंडित किया जाएगा भाई, आईपीसी के तहत किया जाएगा। अपराध की मैं बात कर रहा हूं। इसमें दो शब्द लिखे गए हैं, हर कार्य या लोप। इनका क्या मतलब है, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कार्य या लोप का क्या मतलब है। कार्य का मतलब है काम करना, लोप का मतलब है नहीं करना, यही होगा ना। लेकिन कार्य और लोप को समझाने के लिए हमारे पास फिर से एक अलग सेक्शन है। डेफिनेशन पार्ट के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 के अंदर डिफाइन किया गया है भाई कार्य क्या है, लोप क्या है। चलो हम सेक्शन नंबर 32 के अंदर जाकर कोशिश करते हैं पढ़ने की। सेक्शन 32 में क्या लिखा गया है। सेक्शन 32 को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है भाई, कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ध्यान से देखना क्या लिखा गया है। इन्होंने लिखा है भाई यदि कहीं पर कार्य शब्द लिखा हुआ है ना, यदि कहीं पर कार्य शब्द लिखा गया है तो वहां पर उसका अवैध लोप जो है वो शामिल है, अवैध लोप शामिल है। ये इसका हेडिंग है। इसको अंदर से पढ़ते हैं फिर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो। इस बात को एक बार आप छोड़ दो। हमें जब भी हम डेफिनेशन पढ़ने लगे, न केवल डेफिनेशन आईपीसी का या किसी भी बेल एक्ट का कोई भी सेक्शन पढ़ने लगे, तो हमें जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, ये नहीं हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, उन सबको पहले छोड़ देना है। उनको छोड़ते हुए उसके बाद हमने जो हमारे लिए काम की बात है ना, उस काम की बात को पढ़ना है। पहले हम मूल बात को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो स्पेशल बात है उसको इंक्लूड कर देंगे। भाई मूल बात ये थी, स्पेशल बात हमारे पास ये है। तो ये जो इसने लिखा हुआ ना पहली लाइन के अंदर क्या लिखा गया है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो। ये इसने कंडीशन बताई है। इस कंडीशन को अपने एक बार छोड़ देते हैं। मूल बात क्या कहना चाहता है वो अपने देखते हैं। मूल बात क्या लिखी गई है, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्य के निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार उसके अवैध लोप के ऊपर भी होगा। मैं एक बार वो छोड़ रहा हूं। सीधा सीधा ये कहता है कि इस संहिता में जहां जहां पर कार्य लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका अवैध लोप भी होगा, अवैध लोप भी होगा। मतलब कार्य लिखा है वहां पर अपने आप शामिल है कि उसने काम नहीं किया, लेकिन कैसे नहीं किया उसने काम नहीं किया अवैध तरीके से, अवैध लोप किया है। वैध लोप नहीं किया, अवैध लोप किया है। अवैध लोप का मतलब क्या है भाई, अवैध को हमने पढ़ा है, कल ही मैंने आपको समझाया था। अवैध हमें कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 43 के अंदर हमें बताया गया है अवैध क्या चीज है, इलीगल क्या चीज है। इलीगल क्या चीज है कल मैंने बताया था, आज फिर बता देता हूं। जहां जहां पर हमें पढ़ने का मौका मिलेगा ना, जहां जहां पर हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, जिस जिस सेक्शन को पढ़ने का मौका मिलेगा, हम वहां जाके उस सेक्शन को पढ़ेंगे। जैसे हम आईपीसी कंप्लीट करने वाले होंगे तब तक हम हर एक सेक्शन को 5-6 बार पढ़ चुके होंगे। हर सेक्शन की 5-5, 6-6 बार तुम्हारी रिवीजन हो चुकी होगी। सेक्शन कैसे याद नहीं होगा भाई। 3 दिन के अंदर मैं दूसरी बार आपको सेक्शन 43 बता रहा हूं, और आगे आने वाले पता नहीं सेक्शन के अंदर कितनी ही बार मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 43 के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो क्या आपको स्पेशल बैठ के याद करना पड़ेगा 43 के अंदर क्या लिखा गया, 43 के अंदर क्या लिखा गया? नहीं करना पड़ेगा ना। तो हम इसी तरह से जहां पर हमें मौका मिलता है, जिस सेक्शन को पढ़ने का जहां पर हमें मौका मिलता है उसको पढ़ डालो। आपका रिवीजन हो रहा है, आपको याद हो रहा है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना, तो आपको फायदा ही होगा। तो सेक्शन 43 मैंने कल आपको बताया था कि अवैध क्या होता है, और उसके अंदर 3 पॉइंट लिखे हुए थे, 3 बातें लिखी हुई थी कि ये 3 बातें हमारे लिए क्या होती है, अवैध होती है। किसी को याद है भाई? याद है तो अच्छी बात है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। यदि याद नहीं है तो याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दूं, उसके बाद आपके माइंड के अंदर आएगा हाँ यार ये तो बताया था। तो याद करने की भी साथ साथ कोशिश कीजिएगा। सेक्शन 43 कहता है कि ऐसी कोई भी बात जो अपराध हो, पहली बात क्या है, ऐसा कोई भी कार्य जो अपराध हो। नंबर 2, ऐसा कोई भी कार्य जिसे किसी एक्ट के तहत,
किसी कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया हो या उस काम को करने से रोका गया हो। मैं लिख देता हूं प्रतिबंधित कार्य। और तीसरा क्या है भाई, ऐसा कोई भी कार्य जो आपके सिविल सूट का कारण बनता हो। कॉज ऑफ सिविल सूट, सिविल सूट का क्या बनता हो भाई, कारण बनता हो। ये तीनों बातें जो है हमारे लिए क्या होती है, अवैध होती है। ऐसा कोई भी कार्य जो अपराध हो, ऐसा कोई भी कार्य जिसे किसी भी अन्य एक्ट के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा करने से रोका गया हो, या ऐसा कोई भी कार्य जो सिविल सूट का रीजन बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अवैध कहते हैं। यदि इन तीनों में से किसी भी एक तरीके के द्वारा काम का लोप किया जाता है तो उसे वो भी शामिल होता है किसके अंदर भाई, काम के अंदर शामिल होता है। ये हमारा कहता है सेक्शन नंबर 32। अब आपको सर वैध लोप भी होता है क्या, एग्जाम्पल से देखना। मान लो आप गवर्नमेंट टीचर हो, सपोज करो आप क्या हो भाई, गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कोई सा भी XYZ गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और आपकी संडे की छुट्टी होती है। ये आपको पता है संडे की जितनी छुट्टी है तो आप काम करने के लिए बाउंड नहीं हो। आप टीचर हो, आपके पास कोई ऑफिशियल काम आता है या कोई बच्चा आता है आपके पास पढ़ने के लिए कि सर मुझे पढ़ा दो, और आज आप छुट्टी पे हो, संडे की छुट्टी है, आपका काम है उसको पढ़ाना। आज छुट्टी थी, आपने उसे कह दिया कि भाई आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज छुट्टी है, कल आना, कल पढ़ा दूंगा। तो आपका काम था पढ़ाना, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं, आपने अपने काम का क्या किया, लोप किया। लेकिन क्या आपने काम का वैध लोप किया या अवैध लोप किया? संडे था, छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन पढ़ाना आपके लिए बाध्यकारी नहीं था, आपने उसको नहीं पढ़ाया, तो आपका वैध लोप है, लीगल आपने ओमिशन किया है, इलीगल ओमिशन नहीं किया है। यदि आप सोमवार के दिन क्लास के अंदर बैठे हो, क्लास के अंदर बच्चा आपके पास आता है कुछ समझने के लिए, और आप उसको डांट के फटकार के भगा देते हो कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, तो वो क्या है, वो आपका इलीगल ओमिशन है। तो लीगल ओमिशन और इलीगल ओमिशन के अंदर आपको समझ आ गया होगा। तो जहां जहां पर कार्य लिखा गया है ना, वहां पर इलीगल ओमिशन भी शामिल होगा। ये क्या कहते हैं, हमारी आईपीसी का सेक्शन नंबर कौन सा कहता है भाई, सेक्शन नंबर 32 कहता है। अब क्या जो हमने छोड़ी थी बात, स्पेशल बात, जो कंडीशन हमने छोड़ी थी, उस कंडीशन को देखते हैं। वो कंडीशन क्या कहती है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। ये कहता है कि जब तक कहीं पर स्पेशली ये नहीं लिखा गया हो कि कार्य के अंदर लोप शामिल नहीं होगा, तब तक हर कार्य के अंदर लोप शामिल होगा। मान लो कोई एक्ट है जहां पर लिखा गया है कि ये कार्य, और नीचे उसने स्पेशल लिख दिया कि भाई यहां पर केवल कार्य शामिल है, कार्य का अवैध लोप शामिल नहीं है, तो आपने केवल उसी जगह पे अवैध लोप को शामिल नहीं करना, अदरवाइज हर जगह पर आपने अवैध लोप को भी शामिल करना है। ये हमारा क्या कहता है भाई, सेक्शन नंबर 32 कहता है। अब सेक्शन नंबर 32 पढ़ा है हमने, तो हमें सेक्शन नंबर एक आगे का सेक्शन और है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। वो हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 33। 32 के साथ साथ हमें 33 को भी पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, आप खोल के देखो, उसमें कार्य तथा लोप दोनों बातें लिखी गई है। और लिखा गया है कार्य शब्द कार्यावली का घोतक है, जिस प्रकार कार्य का लोप लोपावली का घोतक है। क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो कार्य जो है ना, जो कार्य है, वर्क जो है, ये कार्यावली। हिंदी शब्द थोड़ा टिपिकल लग रहा है, यदि इंग्लिश में लिखूं तो सीरीज ऑफ वर्क। इसी तरह से अगर ओमिशन कहीं लिखा हुआ है, लोप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है भाई आपके लिए, लोपावली, सीरीज ऑफ ओमिशन। ये दो बातें हमें कौन कहता है, सेक्शन नंबर 33 कहता है। पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या कहा है इसने, यदि कहीं पर कार्य लिखा हुआ है तो वहां पर केवल कार्य नहीं, यदि वो कार्य लगातार कंटिन्यू एक सीरीज के अंदर हो रहा है तो सीरीज को भी हम कार्य ही कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ने 1 थप्पड़ मारा, चाहे आपको किसी ने 50 थप्पड़ मारे, एक ही बात होगी कि आपको थप्पड़ मारा। आपको किसी ने 1 डंडा मारा, चाहे आपको 50 डंडे मारे, एक ही बात होगी, आपको डंडे मारे। आपकी चाहे 1 हड्डी टूटी, चाहे आपकी 50 हड्डी टूटी, एक ही बात होगी कि हाँ भाई हड्डी टूटी है। मतलब
कार्य के अंदर क्या है भाई, सीरीज ऑफ वर्क भी है, वर्क के अंदर सीरीज ऑफ वर्क है। इसी तरह से जो ओमिशन है, आपने चाहे एक बार काम नहीं किया, चाहे आपने 50 बार काम नहीं किया, यही माना जाएगा आपने क्या किया है, लोप किया है। लोप के अंदर लोपावली भी है, सीरीज ऑफ लोप भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बात जो है ना छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा इफेक्ट रखती है, बात छोटी सी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 4 अलग अलग कंडीशन आपको देता हूं और उन कंडीशन से अपने समझने की कोशिश करते हैं सेक्शन 33 कहना क्या चाहता है। पहली कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज करो पहली कंडीशन के अंदर कोई आपका एक दुश्मन है मान लो, और उस व्यक्ति ने आपको पहले दिन थप्पड़ मारा, डंडा मारा, XYZ जो कुछ भी किया, तो थप्पड़ मारना, डंडा मारना, चोट पहुंचाना, उसके लिए उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा भाई, हर्ट का। 300 जल्दी बताओ, हमने कल याद किया था। 319 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। 323 के अंदर इसकी पनिशमेंट का जो बेसिक पनिशमेंट है उसका प्रावधान किया गया है। तो उसने क्या किया, आपको पहले दिन आपको हर्ट किया, फिर उसने आपको दूसरे दिन हर्ट किया, पहले दिन किया, फिर उसने आपको दूसरे दिन हर्ट किया, फिर उसने आपको तीसरे दिन हर्ट किया, फिर उसने आपको चौथे दिन हर्ट किया, 5वें दिन हर्ट किया। इस तरह से लगातार वो आपको 1 महीना तक हर्ट करता रहा, नुकसान पहुंचाता रहा, लगातार 1 महीना तक आप उसकी जो हर्ट थी उसको सहन करते रहे। लेकिन 1 महीने के बाद आपका सब्र का बांध टूट गया। आप एडवोकेट के पास गए, वकील के पास गए, और आपने उसे बोला अपने वकील को, भाई ये बंदा मुझे लगातार इतने दिनों से हर्ट करता हुआ आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुकदमा करवाना है। तो उसने लगातार आपको 30 दिन हर्ट किया है, आप उस पर मुकदमा क्या करोगे, 319 323 का उस पर मुकदमा करोगे। तो जो 323 धारा जो आप उसके ऊपर लगाओगे, वो क्या आप एक बार लगाओगे या 30 बार लगाओगे, ध्यान से देखना। वो धारा उसके ऊपर क्या एक बार लगाओगे या 30 बार लगाओगे। केस नंबर 2 मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर हम जानेंगे। एक केस और मैं आपसे ले लेता हूं। केस नंबर 2 हमारा क्या है, मान लो उस व्यक्ति ने आपको पहले दिन हर्ट किया, फिर उस व्यक्ति ने आपको 5 7 10 दिन हर्ट नहीं किया, उस व्यक्ति ने मान लो आपको 11वें दिन हर्ट किया, फिर उस व्यक्ति ने आपको 10 12 दिन हर्ट नहीं किया, फिर उस व्यक्ति ने आपको 21वें दिन फिर हर्ट किया, और आप वकील के पास गए, वकील साहब के पास गए और आपने बोला कि मुझे हर्ट कर रहा है। तो इस टाइम वो आपके पास जो आपका वकील है वो उसके ऊपर जो सेक्शन है वो 1 बार लगवाएगा या 3 बार लगवाएगा, ये सोचने की बात है आपके लिए। ध्यान से देखना, इन दोनों ही केस के अंदर हमारे पास एप्लीकेबल होगा सेक्शन नंबर 33। चाहे उसने आपको 1 दिन हर्ट किया था, चाहे उसने आपको कितने दिन हर्ट किया हो भाई, 30 दिन हर्ट किया हो, चाहे उसने आपको पहले दिन 11वें दिन 21वें दिन हर्ट किया, चाहे छोड़ के हर्ट किया, चाहे कैसे भी हर्ट किया, आप जब कंप्लेन करवाने जाओगे तो यहाँ पर इन सभी के लिए क्या है, एक ही धारा लगेगी, उसके ऊपर एक ही बार चार्ज लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 33 के अंदर कि कार्य के अंदर क्या शामिल है भाई, सीरीज ऑफ वर्क भी शामिल है। अब ध्यान से देखना, मैं एक केस और लेता हूं, केस नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो केस नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने आपको पहली बार हर्ट किया, पहले दिन उसने आपको हर्ट किया, और जैसे ही उस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया आपने क्या कर दी भाई, उस व्यक्ति की कंप्लेन कर दी। यहां पे आप उसको कंप्लेन कर चुके हो। उस व्यक्ति ने आपको कुछ दिन बाद, मान लो 11वें दिन उसने आपको फिर हर्ट कर दिया। तो अब जो काम है ना, यदि आप अब यहाँ पे कंप्लेन करते हो तो एक सेक्शन आप उस पे यहाँ लगा चुके हो और एक सेक्शन उस पे यहाँ लगेगा। अब वो कार्यावली के अंदर नहीं आएगा। दिस इज नॉट द सीरीज ऑफ वर्क। सीरीज ऑफ वर्क तब तक था जब तक आपने कंप्लेन नहीं किया था, आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। जैसे ही आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हो, वो एक जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। आपके एक्शन लेने के बाद जो यदि वो टास्क करता है तो दूसरी सीरीज शुरू हो जाएगी। यदि आपने दोबारा कंप्लेन कर दिया उसके बावजूद भी वो करता है तो तीसरी सीरीज शुरू हो जाएगी। आप उसके ऊपर 3 बार धाराएं लगा सकते हो। तो तीनों ही कंडीशन के अंदर हमने देखा कि कार्य और कार्यावली का कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह से यदि ओमिशन की बात करूं, सपोज करो मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। मान लो एक पेशेंट है, मरीज है, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब है उन्होंने एक पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी है कि आपने इस मरीज को दिन के अंदर 3 बार इंजेक्शन देना है। 3 बार आपने उसकी चेकअप करनी है और ये इंजेक्शन जो है दिन में 3 बार देने हैं। ये आपकी ड्यूटी है। जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो थोड़ा भुलक्कड़ टाइप का था,
उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले दिन किसी तरह का इंजेक्शन नहीं दिया, दूसरे दिन उसने कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई उसे ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई उसकी चेकअप नहीं की। जैसे ही तीसरा दिन होता है उस व्यक्ति को याद आता है, अरे मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था उसे इंजेक्शन देने के लिए। वो व्यक्ति अचानक से उठता है और जाता है उस मरीज के पास। जैसे ही वो उस मरीज के पास जाता है, वो पाता है कि वो व्यक्ति तो मर गया। अब ध्यान से देखना, उस व्यक्ति की मृत्यु किसकी वजह से हुई है, उस पैरामेडिकल स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से। उस पर कौन सा चार्ज लगेगा, 304A, नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस का उस पर चार्ज लगेगा। अब उस व्यक्ति ने अपने काम का लोप, ओमिशन किया था, उसने जो उसको काम दिया गया था उसने उस काम को किया नहीं था, इलीगल ओमिशन उसका हुआ है। तो उस व्यक्ति ने अपने काम का लोप जो है वो कितनी बार किया, 3 बार पहले दिन इंजेक्शन लगाना था और 3 बार दूसरे दिन इंजेक्शन लगाना था। तो पहले दिन का 3 बार, दूसरे दिन का 3 बार, 6 बार उस व्यक्ति ने अपने काम का ओमिशन किया। तो क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर 6 बार 304 धारा लगा सकते हो क्या? क्या उस व्यक्ति को 306 धारा के लिए पहली बार ओमिशन करने के लिए दंडित, दूसरी बार ओमिशन करने के लिए दंडित, तीसरी बार ओमिशन करने के लिए दंडित किया जा सकता है क्या? यदि ऐसा होता तो 304 के अंदर उसे जो सजा मिलती वो 302 से भी ज्यादा सजा हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने चाहे कितने भी बार ओमिशन किया हो, अपने काम का अवैध लोप कितने भी बार किया हो, उसके ऊपर धारा जो है वो केवल क्या लगेगी भाई, एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं लगेगी। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है भाई, ध्यान से देखना, क्या कंडीशन है कि विक्टिम सेम होना चाहिए। नोट लगा के लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि विक्टिम जो है ना, विक्टिम सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना, यदि आपने एक ही व्यक्ति को लगातार 30 दिन हर्ट किया है ना, एक ही व्यक्ति को लगातार 30 दिन हर्ट किया है तो आपके ऊपर केवल एक ही धारा लगेगी। लेकिन आपने अलग अलग व्यक्तियों को, डेली आप एक नए व्यक्ति को हर्ट कर रहे थे, पहले दिन आपने एक्स पर्सन को हर्ट किया, दूसरे दिन वाई पर्सन को हर्ट किया, तीसरे दिन जेड पर्सन को हर्ट किया, इस तरह से लगातार आप 30 दिन आपने 30 लोगों को हर्ट किया। और वो 30 के 30 लोग यदि कोर्ट में जाते हैं तो हर व्यक्ति को हर्ट करने की आपके ऊपर एक नई धारा लगेगी, तब आपके ऊपर धारा 323 30 बार लग सकती है। यदि सेम विक्टिम है और सेम विक्टिम के ऊपर सेम कार्य किया जाता है, सेम ऑफेंस किया जाता है, बार बार सीरीज के अंदर किया जाता है, तो कार्य के अंदर कार्यावली शामिल है। लेकिन अलग अलग विक्टिम है तो उसको सीरीज ऑफ वर्क के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े जो ऑफेंस होते हैं ना, मर्डर का ऑफेंस होता है, रेप का ऑफेंस होता है, उनके अंदर यदि 2 बार रेप, 2 लड़कियों के साथ रेप किया गया है तो वहां पे 2 बार उसको 376 में ट्रायल किया जाता है। यदि 2 लोगों का मर्डर किया गया तो 2 बार 302 के अंदर ट्रायल किया जाता है। इस तरह का प्रावधान है आईपीसी के अंदर। लेकिन जनरल बातों के अंदर हम देखते हैं लड़ाई हो जाती है, 5 लोग हैं, 5 को पीट दिया, तो हमारे जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि 5 के लिए एक ही धारा लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 धाराएं लगाई जा सकती है, क्योंकि स्पेशल है कि कार्यावली के अंदर केवल और केवल एक विक्टिम आएगा। अलग अगर विक्टिम आपका चेंज हो जाता है तो वो सीरीज ऑफ वर्क नहीं मानी जाएगी। ये हमारा सेक्शन क्या था भाई, सेक्शन नंबर 33। तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ तो रहे थे सेक्शन नंबर 2। और सेक्शन नंबर 2 को पढ़ने के लिए हमें कार्य को जानना पड़ा, सेक्शन नंबर 2 को पढ़ने के लिए हमें लोप को जानना पड़ा, और कार्य और लोप को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा, 32 के अंदर जाना पड़ा। 32 को समझने के लिए, अवैध लोप को समझने के लिए हमें 43 के अंदर जाना पड़ा, और उसके बाद हमें क्या समझना पड़ा भाई, सेक्शन 33 समझना पड़ा। यदि हम वास्तविक तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा हर सेक्शन के लिंक कहाँ कहाँ पर है। यदि हमने हर सेक्शन के जहाँ जहाँ पर लिंक है ना, उस हर बात को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे, और उसके बाद यदि उसको पढ़ लिया ना, फिर पढ़ने का भी मजा आएगा, तैयारी का भी मजा आएगा, और एग्जाम दे के हमें जज बनने का भी मजा आएगा। तो ये सब हमारे बातें थी सेक्शन नंबर 33 के बारे में। तो जहां पर आपका सेक्शन 2 है तो क्यों न आप सेक्शन 2 पे कार्य और लोप को अंडरलाइन करके आप वहां पर लिख दो कि रीड विद सेक्शन 33, रीड विद सेक्शन 22। और जहां पर आपका सेक्शन वो है 32 है, और जहां पर अवैध लिखा गया है, अवैध को अंडरलाइन करके लिख दो रीड विद सेक्शन 43।
बार बार रिवीजन होगा आपका, और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतनी ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आपको स्पेशल बैठ के रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा था, ये मेरा वादा है आपसे, जिस दिन 511वां सेक्शन करवाऊंगा ना, उस दिन आपको एक एक सेक्शन याद होगा। और कैसे याद होगा ये आप समझ सकते हो कि एक एक बात हम कितनी बार करने वाले हैं, एक एक सेक्शन को कितनी बार हम जान जाएंगे। तो ये हमने क्या किया है भाई, अब तक 2 सेक्शन देख लिए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो बताते थे इंडिया के अंदर आईपीसी कहाँ लागू है। सेक्शन 1 ने बताया पूरे भारत के अंदर लागू हो सकती है, और सेक्शन जो हमारा क्या है भाई 2 है, जो ये कहता है इंडिया के अंदर होने वाले हर ऑफेंस के अंदर या हर वो कार्य या लोक जो इंडिया के अंदर अपराध है उसके लिए आपको दंडित किया जाएगा। किसके तहत भाई, आईपीसी के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। अब अगला हमारे पास है सेक्शन नंबर 3, पढ़ के देखो सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है भारत से परे किए गए, मतलब कि भारत से बाहर किया गया है, जो मैंने सीरीज लिखी है आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये लागू होती है। आउटसाइड ऑफ इंडिया किया गया अपराध है, किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। अपराध जो है वो तो भारत से बाहर किया गया है, अपराध कहाँ किया गया है, भारत से बाहर किया गया है, लेकिन जो ऑफेंस है वो इंडिया के अंदर विचारणीय है। उस ऑफेंस को जो विचार जो है, ट्रायल जो है वो इंडिया के अंदर किया जा सकता है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है, पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड द इंडिया विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन द इंडिया। जो इंडिया के अंदर ट्रायल किया जा सकता है, इंडिया के अंदर क्या है भाई, विचारणीय है, भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय ऑफेंस। सेक्शन नंबर 3 में क्या कहते हैं, भारत के बाहर किया गया ऐसा ऑफेंस जो क्या हो भाई, भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय हो। पूरा देखते हैं सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ता हूं मैं। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसमें इस संहिता के उपबंध के अनुसार ऐसा करता हुआ आएगा मानो उसने कार्य भारत के भीतर किया गया हो। क्या कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहे भारत के बाहर ही ऑफेंस करे, यदि वो व्यक्ति या वो ऑफेंस भारत की किसी विधि के तहत विचारणीय है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस इंडिया के अंदर किया है, बाहर नहीं किया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक शब्द मेरे पास आया कि भारतीय विधि के तहत विचारणीय है, तो मेरे हम दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी ऑफेंस है या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय हो सकती हैं, जो भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय हो सकती हैं। तो 1-2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यदि उस पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय कौन कौन सी लोग हैं या कौन कौन सी ऑफेंसेज हैं। सबसे पहला तो है कि यदि आप इंडिया के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, इंडियन सिटीजन, यदि आप भारत के नागरिक हो तो आप भारतीय विधि के तहत विचारणीय हो। यदि आप क्या हो भाई, भारत के नागरिक हो तो आप भारतीय विधि के तहत विचारणीय हो डेफिनेटली। दूसरी बात, आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप क्या हो भाई, विदेशी हो, लेकिन आप इंडिया के अंदर, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा हूं मैंने, यदि आप चाहे भारत के नागरिक हो चाहे भारत के नागरिक नहीं हो, मैटर नहीं करता, यदि आप इंडिया के अंदर किसी इंडियन के खिलाफ ऑफेंस करते हो, इंडिया के अंदर यदि किसी इंडियन के खिलाफ ऑफेंस करते हो, इंडिया के अंदर ऑफेंस करते हो, तो भी आप क्या हो, भारतीय विधि के अनुसार विचारण हो। और तीसरा क्या है, यदि कोई भी इंडियन व्यक्ति, यदि कोई भी इंडियन व्यक्ति इंडिया के बाहर, कोई भी इंडियन व्यक्ति जो है वो इंडिया के बाहर किसी इंडियन पर ऑफेंस करता है, ये तीनों लोग जो है ना, ये तीनों लोग इंडियन विधि के तहत विचारणीय हैं।
पहला कौन सा, यदि आप भारत के नागरिक हो तो आप इंडियन विधि के तहत विचारणीय हो। दूसरा क्या है, इंडिया के अंदर कोई भी विदेशी व्यक्ति हो चाहे इंडियन व्यक्ति हो, इंडिया के अंदर किसी इंडियन के खिलाफ ऑफेंस करेगा तो भारतीय विधि के तहत विचारणीय होगा। और तीसरा क्या है, कोई भी इंडियन व्यक्ति यदि बाहर जाता है, फॉरेन के अंदर जाता है और फॉरेन के अंदर जाके वो किसी इंडियन के ऊपर ऑफेंस करता है तो वो क्या होगा, भारतीय विधि के तहत विचारणीय होगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपने, मैंने क्या लिखा, इंडिया के अंदर इंडियन के खिलाफ, मान लो कोई अमेरिकन जो है वो इंडिया के अंदर आता है, कोई अमेरिकन है वो इंडिया के अंदर आता है और यहां पर आकर किसी भारतीय की डेथ कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस व्यक्ति का जो ट्रायल है ना वो आईपीसी सीआरपीसी के तहत ही किया जाएगा, चाहे वो अमेरिकन है चाहे इंडियन नहीं है। इंडिया के अंदर आकर उसने ऑफेंस किया है और उसका जो विक्टिम है वो कौन है भाई, इंडियन है, तो ट्रायल कौन सा होगा, इंडिया के तहत होगा। विधि कौन सी लगेगी, आईपीसी सीआरपीसी लगेगी। दूसरे सेक्शन के अंदर क्या लिखा गया है, यदि कोई इंडिया का आदमी है बाहर जाके, इंडिया से बाहर जाके इंडियन के खिलाफ ऑफेंस करता है, सपोज करो एक फैमिली है, मियाँ बीबी है, हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों घूमने जाते हैं अमेरिका के अंदर, वो दोनों घूमने जाते हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अंदर वो 1 महीना 2 महीना रहते हैं। लेकिन वहां पर पति क्या करता है, पति वहां पर जाके उस पत्नी को जो मेंटेनेंस देना बंद कर देता है, रुपए पैसे देना बंद कर देता है। वो कहता है भाई तू तेरी घूम मैं मेरा घूमता हूं, और उस व्यक्ति जो महिला है उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है एक हिसाब से, और वो उसके साथ मारपीट करता है और तरह के अपराध करता है। तो जो पति है ना उस महिला के खिलाफ ऑफेंस कर रहा है, वो पति जो है वो इंडियन है, ऑफेंस कहाँ किया जा रहा है, इंडिया के बाहर किया जा रहा है। किसके खिलाफ किया जा रहा है, एक इंडियन के खिलाफ किया जा रहा है। चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के अंदर जाके ऑफेंस करेगा ना, वो किसके तहत ट्रायल किया जाएगा भाई, आईपीसी के तहत ट्रायल किया जाएगा, उसके ऊपर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे पास है जहां जहां पर आईपीसी एप्लीकेबल है, या जिन जिन परिस्थितियों को मैं कह सकता हूं भारतीय विधि के तहत विचारणीय है। तो सेक्शन 3 हमें यह कहता है कि चाहे ऑफेंस इंडिया से बाहर ही क्यों ना हुआ हो, चाहे ऑफेंस इंडिया से बाहर ही क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 3 देखना, इस पे फोकस करना, ये S3 का पॉइंट है कि चाहे ऑफेंस इंडिया के बाहर ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन यदि वो ऑफेंस भारतीय विधि के तहत विचारणीय है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। और कैसे लागू होगी, बिल्कुल वैसे ही लागू होगी। ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस क्या किया है भाई, इंडिया के अंदर किया है, बाहर नहीं किया। ये मेरे पास क्या था, सेक्शन नंबर 3 था। अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 4 कहता है भाई, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। सेम वही बात कहता है कि आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑफेंस हो रहे हैं, वहां पर इस संहिता का या आईपीसी का विस्तार कहां कहां पे है। इसमें हमें पद दिए हुए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा किया गया ऑफेंस। क्या क्या लिखा गया है भाई, सेक्शन 4 में लिखा गया है, पहली बात भारत से बाहर किसी इंडियन के द्वारा, पहली बात है किसी इंडियन के द्वारा यदि ऑफेंस किया जाता है, कहाँ किया जाता है भाई, भारत से बाहर यदि इंडियन के द्वारा भी ऑफेंस किया जाता है तो वो व्यक्ति आईपीसी के तहत लायबल होगा। दूसरी बात क्या लिखी गई है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, यदि कोई ऐसा जहाज है, कोई विमान है, कोई शिप है, पोत है और वो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, कोई भी शिप जो है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया में क्या है भाई वो रजिस्टर्ड है, ऐसी शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, वो इस टाइम से कहीं पर भी हो। मान लो इंडिया में रजिस्टर्ड एक शिप है जो आज यूरोप के अंदर है, अटलांटिक महासागर के अंदर घूम रही है, कहीं जा रही है, और अटलांटिक महासागर के अंदर उस व्यक्ति की, उस जहाज के ऊपर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो उस जहाज के ऊपर जो हत्या हुई है ना, चाहे वो यूरोप के अंदर ही क्यों नहीं घूम रही हो जहाज हमारी, उसके ऊपर जो हत्या हुई है वो आईपीसी के तहत ही ट्रायल की जाएगी, उसके ऊपर क्या लागू होगी भाई, आईपीसी ही लागू होगी। और तीसरी बात क्या लिखी गई है, तीसरी बात लिखी गई है, भारत के अंदर शामिल किसी कंप्यूटर संसाधन, कोई भी कंप्यूटर संसाधन हमारा है, कोई भी लैब हमारी है, कोई भी हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट है, कुछ भी है, यदि उसको टारगेट बना के उस पर यदि कोई हमला किया जाता है, दुनिया के अंदर कहीं भी बैठा हुआ कोई भी इंसान यदि साइबर, जिसको बोलते हैं ना साइबर क्राइम बोलते हैं, इंडिया के किसी भी कंप्यूटर सोर्स को
टारगेट बना के साइबर क्राइम यदि करेगा तो उसका विचारण भी कैसे किया जाएगा भाई, आईपीसी के तहत किया जाएगा, उसके ऊपर भी आईपीसी लागू होगी। अब तो भाई साइबर क्राइम के डेफिनेटली अलग से नहीं है, वो बन चुके हैं, एक्ट बन चुके हैं, लेकिन आईपीसी उसके ऊपर लागू होगी डेफिनेटली। तो क्या है भाई, इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को निशाना बनाना, इंडियन कंप्यूटर सोर्सेज, यदि इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को निशाना बना के यदि क्या किया गया है, अटैक किया गया है, तो वहां पर भी आईपीसी लागू होगी ही होगी। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जहां पर इंडिया के बाहर आईपीसी लागू होगी। पहला, इंडियन व्यक्ति इंडिया के बाहर भी ऑफेंस करेगा तो आईपीसी के तहत ट्रायल किया जा सकेगा। दूसरा, यदि कोई ऐसा शिप है, जहाज है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इस टाइम जब ऑफेंस हुआ है वो कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर फर्क नहीं पड़ता, ऑफेंस यदि उसके ऊपर होता है तो ट्रायल कहाँ किया जाएगा, भी इंडिया के अंदर किया जाएगा। और तीसरा क्या लिखा गया है, इंडियन कंप्यूटर सेंटर को यदि, इंडियन कंप्यूटर सोर्सेज को यदि निशाना बनाकर कोई ऑफेंस किया जाता है तो वो भी क्या होगा भाई, इंडियन आईपीसी के तहत ट्रायल होगा। एक सेक्शन आता है सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन 188, आप ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूं आप घर जाके देखना। जो इसके पहले जो 2 प्रोविजन है ना, सीआरपीसी 188 के अंदर इन प्रोविजन को हूबहू कॉपी किया गया है, हूबहू कॉपी एज इट इज लिखा गया है। पहले 2 सेक्शन जो हैं सीआरपीसी 188 के अंदर हूबहू इनको कॉपी किया गया है। तो इन दोनों सेक्शन के साथ आप लिख सकते हो रीड विद सीआरपीसी 188। जब आप सीआरपीसी 188 पढ़ रहे होंगे तब आपको ये सेक्शन अचानक से याद आ जाएंगे, अरे यार ये मैंने वहां पढ़ा था। तो हमने इंटर बेयर इंक लिंकिंग भी करनी है, एक बेयर एक्ट का दूसरे बेयर एक्ट के साथ क्या संबंध हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लो एक इंडियन आदमी है, मान लो एक इंडियन व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अमेरिका के अंदर जाके किसी अमेरिकन को मार दिया। इंडियन आदमी है, उस व्यक्ति ने अमेरिका के अंदर जाके उसने अमेरिकन व्यक्ति को मार दिया, इंडियन को नहीं मारा, अमेरिकन व्यक्ति को मार दिया। तो क्या सर उसका ट्रायल जो है आईपीसी के तहत इंडिया के अंदर होगा या किसी अमेरिकन लॉ के तहत अमेरिका के अंदर होगा? आपको सोचने के लिए मौका दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। एक इंडियन आदमी है, वो जाता है अमेरिका के अंदर और अमेरिका के अंदर रह के वो किसी अमेरिकन की हत्या कर देता है, तो उसका ट्रायल जो है इंडिया के अंदर आईपीसी के तहत होगा या किसी अमेरिकन लॉ जो है वहां का क्रिमिनल कोड है उसके तहत अमेरिका के अंदर होगा? तो आपने कुछ सोचा होगा, कुछ कह रहे होंगे सर इंडिया के अंदर होगा आईपीसी के तहत, कुछ कह रहे होंगे कहां पर होगा सर, अमेरिका के अंदर होगा। यदि कोई भी इंडियन बाहर जाके यदि फॉरेनर के ऊपर कोई अटैक करता है, उस पर कोई यदि ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल उसी देश के कानून के तहत होगा। यदि उसने अमेरिकन को मारा है तो उसके ऊपर अमेरिका का जो क्रिमिनल कोड है ना वो लागू होगा, आईपीसी लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ एक देश ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है, जिसको बोलते हैं प्रत्यार्पण कानून या प्रत्यार्पण संधि, प्रत्यार्पण संधि, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी। ये क्या होती है, इस ट्रीटी के तहत लोग जो 2 देश हैं वो 2 देश एक दूसरे के कैदी जो होते हैं ना, मुजरिम होते हैं। इंडिया का यदि कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर कैद है या अमेरिका का कोई कैदी इंडिया के अंदर कैद है तो उन दोनों को एक्सचेंज किया जाता है, प्रत्यार्पण किया जाता है। आपने देखा होगा ना, विजय माल्या को इंडिया के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, किसके तहत, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के तहत। या जो मेहुल चोकसी है या नीरव मोदी है, उनको इसी के तहत इंडिया के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। तो यदि इंडिया की उस देश के साथ एक्स्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रैक्ट है या एक्स्ट्राडिक्शन लॉ बना हुआ है तो उस व्यक्ति का ट्रायल इंडिया के अंदर किया जा सकता है उस ट्रीटी की कंडीशन के अंडर रहकर, अधीन रहकर। यदि इस तरह की कोई एक्स्ट्राडिक्शन जो संधि है, ट्रीटी नहीं की गई है, प्रत्यावर्तन कानून जो इन दोनों के देशों के अंदर नहीं है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का ट्रायल वहीं पर किया जाएगा, इंडिया के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता। यदि मैं आपको इन दोनों सेक्शन के एक समरी बताऊं ना, भाई आपने ये लिख लिया होगा, काफी टाइम होगी मुझे इसी चार्ट को कम छोटा करते अब मैं इस चार्ट को मिटा रहा हूं। यदि आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं अब समरी बताना चाहता हूं आपको, इन चारों सेक्शन की समरी क्या है, और उसके बाद अपनी क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दो आईपीसी की इन 2 सेक्शन के अंदर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रायल इंडिया के अंदर होगा या नहीं होगा, और इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, यदि आपने उस कंसेप्ट को जान लिया तो आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
कि यहाँ पर इंडियन कानून लागू होगा या नहीं होगा, और एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा भी आईपीसी लागू होगी या नहीं होगी। पहली बात, वो ऑफेंस जो इंडिया के अंदर हुआ है, पहले मैं उन ऑफेंस की बात करता हूं, ऐसे ऑफेंस जो कहां पर हुए हैं भाई, इंडिया के अंदर हुए हैं, तो आईपीसी कब लागू होगी। यदि इंडिया के अंदर ऑफेंस हुआ है तो जो अपराधी है ना, चाहे विक्टिम या दोनों में से कोई एक यदि भारतीय है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू हो जाएगी। मतलब चाहे तो अपराधी भारतीय हो, चाहे तो भाई अपराधी भारतीय हो, चाहे जो पीड़ित है, विक्टिम जो है, वो क्या हो, भारतीय हो। मैंने यहाँ पे अपराधी लिखा है, भाई अपराधी नहीं लिख सकते हैं। अपराधी तो तब बनता है जब उसके ऊपर दोष साबित हो जाता है। जब तक वो दोष साबित नहीं हुआ है वो अपराधी नहीं माना जाता। वो क्या होता है भाई, आरोपी होता है। तो मैं अपराधी काट देता हूँ, अभियुक्त उसको कहते हैं हम, आरोपी भी लिख देता हूँ मैं, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है। यदि आरोपी भारतीय है या पीड़ित भारतीय है या दोनों भारतीय हैं, या मैं कह दूं दोनों में से कोई एक भारतीय है, कोई एक भी भारतीय है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा भाई, चार्ज लग जाएगा। जैसे कि यदि भारत के अंदर किसी भारतीय ने ऑफेंस कर दिया, उसके ऊपर आईपीसी लगेगी। यदि किसी फॉरेनर व्यक्ति ने आके इंडियन व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस कर दिया, उसके ऊपर क्या लग जाएगी भाई, आईपीसी लग जाएगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं जो ऑफेंस जो है वो कहां पर हुआ है, इंडिया के अंदर नहीं हुआ, फॉरेन के अंदर हुआ है। यदि ऑफेंस जो है इंडिया के अंदर नहीं हुआ, कहां पर हुआ है भाई, फॉरेन के अंदर हुआ है, तो ये जरूरी है कि जो अपराधी है, जो अपराधी की भी बात नहीं करूं मैं, जो आरोपी है उसका भारतीय होना जरूरी है। यदि आरोपी भारतीय है तो ही उसको इंडिया के तहत ट्रायल किया जा सकता है, आईपीसी के तहत ट्रायल किया जा सकता है, अदरवाइज उसको आईपीसी के तहत ट्रायल नहीं किया जा सकता है। यदि आरोपी जो है अमेरिकन है और किसी इंडियन के ऊपर अमेरिका के अंदर यदि ऑफेंस कर देता है तो उसका ट्रायल अमेरिकन कानून के तहत होगा, इंडियन कानून के तहत नहीं होगा। मतलब विदेश के अंदर भारतीय होना जरूरी है। एक क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम के अंदर, क्या था एग्जाम, क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन था, कोई व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति इंडिया के अंदर मैरिड है। ए नाम का एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या है, इंडिया के अंदर मैरिड है, शादीशुदा है, और उस व्यक्ति ने अमेरिका में जाकर अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। अमेरिका चला गया और अब वो क्या हो गया भाई, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली उसने। और अमेरिकन सिटीजनशिप लेने के बाद उस व्यक्ति ने वहां पर क्या कर ली भाई, रीमैरिज कर ली। और अभी तक उसने जो इंडिया के अंदर शादी की थी उस वाइफ के साथ तलाक नहीं लिया है। क्वेश्चन दोबारा बताता हूं, ए नाम का एक व्यक्ति है, इंडिया के अंदर मैरिड था, अमेरिका के अंदर चला गया, अमेरिका के अंदर जाके उसने वहां की सिटीजनशिप ले ली और वहां जाके उसने क्या कर ली भाई, दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी कर ली है लेकिन इंडिया के अंदर जो उसकी वाइफ थी उससे उसने तलाक नहीं लिया। तो क्वेश्चन है, क्या उस व्यक्ति के ऊपर इंडिया के अंदर जो बाई मैरिज है या द्विविवाह, इसका ट्रायल किया जा सकता है क्या उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के अंदर वो द्विविवाह का आरोपी होगा या नहीं होगा? सोचने की कोशिश करो, 1 मिनट सोचो, उसके बाद आंसर देना। एक भारतीय व्यक्ति शादीशुदा था, अमेरिका चला गया, वहां शादी कर ली है, इंडियन वाइफ से उसने क्या है तलाक नहीं लिया है, तो क्या उस व्यक्ति को द्विविवाह के तहत इंडिया के अंदर दोष सिद्ध किया जा सकता है या उसका ट्रायल किया जा सकता है? तो कुछ सोचा होगा आपने।
कुछ के आंसर आ रहे होंगे यस, कुछ के आ रहे होंगे नहीं। तो अपने कोशिश करते हैं क्या आएगा। आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा और उसके अंदर एक चैप्टर नंबर 2 आता है, हमारे पास पार्ट नंबर 2 आता है जिसका नाम है सिटीजनशिप, है ना। सिटीजनशिप वाला जो एक्ट है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल उसके अंदर है। उस एक्ट के अंदर लिखा गया है कि जो सिटीजनशिप है वो कैसे कैसे मिल सकती है और कैसे कैसे इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो सकती है। और उसके अंदर एक प्रावधान, और वैसे हमारी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट भी है हमारे पास, CAA आपने देखा होगा, इस बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा था पिछले दिनों। तो उसमें हमारे पास प्रावधान है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। कोई भी इंडियन यदि किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। मतलब जैसे ही उस व्यक्ति ने अमेरिकन सिटीजनशिप ली, जैसे ही उस व्यक्ति ने अमेरिका की नागरिकता ली, अब वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा। नाउ ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज एन अमेरिकन। अब वो क्या है भाई, एक अमेरिकन है, भारतीय नहीं है। एक अमेरिकन व्यक्ति क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। भारतीय व्यक्ति शादी नहीं कर रहा, एक अमेरिकन व्यक्ति शादी कर रहा है। तो अमेरिकन व्यक्ति ने यदि किसी, और जो ऑफेंस किया जा रहा है वो किसके खिलाफ किया जा रहा है भाई, इंडिया के अंदर जो उसकी वाइफ रह रही है उसके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है ना। एक अमेरिकन व्यक्ति अमेरिका के अंदर यदि इंडिया के खिलाफ, एक इंडियन के खिलाफ यदि ऑफेंस कर रहा है तो क्या उसके ऊपर IPC लागू हो सकती है या नहीं हो सकती। ध्यान से देखना, अभी मैंने क्या लिखा था, यदि ऑफेंस कहाँ होता है, फॉरेन के अंदर होता है। फॉरेन के अंदर ऑफेंस होता है तो IPC केवल और केवल तभी लागू हो सकती है जब आरोपी जो है वो क्या हो भाई, भारतीय हो। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो भारतीय है या नहीं है भाई। विक्टिम जरूर भारतीय है लेकिन आरोपी भारतीय नहीं है। यदि आरोपी भारतीय नहीं है, उस टाइम जिस टाइम उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है या जिस टाइम वो उसने दूसरी शादी की थी उस टाइम वो व्यक्ति भारतीय नहीं था, अमेरिकन था, तो उसके ऊपर IPC लागू नहीं हो सकती। उसके ऊपर यदि चाहे द्विविवाह का केस करना है या किसी भी तरह का कोई केस करना है, फ्रॉड का केस करना है, चीटिंग का केस करना है, तो आप अमेरिका के अंदर जाके कर सकते हो, इंडिया के अंदर नहीं हो सकता। अमेरिकन कानून के तहत हो सकता है, इंडियन कानून के तहत नहीं हो सकता किसी भी सूरत के अंदर। तो ये हमारे पास प्रावधान थे चैप्टर 1 के, जिसके अंदर 5 सेक्शन हमने पढ़े। सेक्शन 1, सेक्शन 2 डील करते हैं इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ लागू होगा। सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर लागू होगा, इसका नाम क्या होगा। सेक्शन 2 के अंदर हमने देखा था, लिखा हुआ था कि भारत के अंदर होने वाले हर अपराध के ऊपर लागू होगा। सेक्शन 2 को समझने के लिए हमने सेक्शन 32 को समझा था, कार्य तथा लोप को समझा था। 32 को समझने के लिए हमने 43 को समझा था, इलीगल को समझा था। और इलीगल के बाद हमने सेक्शन नंबर 33 भी समझा था, जिसके अंदर सीरीज ऑफ वर्क तथा सीरीज ऑफ हमने क्या देखा था भाई, ओमिशन देखा था। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 3 के ऊपर गए। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ था भाई, भारतीय विधि के अनुसार जो विचारणीय मामले हैं उन सब के ऊपर IPC लागू होगी। सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने क्या देखा था, 3 कंडीशन ऐसी दी हैं जिनके ऊपर IPC जो इंडिया के बाहर के होंगे। पहला, भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया अपराध। दूसरा, भारत के अंदर रजिस्टर्ड पोत हो या शिप हो, चाहे वो इस टाइम कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर किया गया अपराध। और तीसरा क्या है, भारत के अंदर जो टारगेट है, कंप्यूटर सोर्सेज है, यदि उनको टारगेट करके यदि ऑफेंस किया जाता है तो उनका ट्रायल भी किसके अंदर होगा भाई, इंडिया के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन नंबर 5, और सेक्शन नंबर 5 कहता है कि IPC एप्लीकेबल कहां नहीं होगी। तो इसके लिए हमने कितनी बातें देखी थी भाई, 4 हमारे पास स्पेशल कंडीशन थी जिस जहां पर IPC लागू नहीं हो रही थी। पहली, विशेष विधि। विशेष विधि कौन सी, सेक्शन 41 वाली। दूसरी, लोकल विधि कौन सी, सेक्शन 42 वाली। और तीसरा क्या था, सेना का कोई विद्रोही है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और सेना का कोई क्या है, डिजर्सन है, अभित्यजक है या घोड़ा है, उसके ऊपर भी IPC की लागू नहीं होगी। और हर जगह पे IPC लागू होगी। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने IPC के लागू होने के बारे में पढ़ा, IPC कहाँ पे लागू नहीं होगी उसके बारे में पढ़ा, और एक हमने क्वेश्चन भी करके देखा जो एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको सेक्शन 1 के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूर्णतः क्लियर आपका हो चुका होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, या जो हमारी वीडियो है इसके नीचे हमारे नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक आपको शो होता रहता है, उस पर आप हमें टेलीग्राम पे वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का वहाँ पर भी आपको जवाब दिया जाएगा।
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।